कन्वर्जेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में अपन ये थ्योरम में देखेंगे। कोशी अनुक्रम के अपन थ्योरम देखते हैं कि दूरी समिश्र एक्स टी में कोशी अनुक्रम का कोई उपानुक्रम है जो अभिसारी है ना, या अभिसारी उपानुक्रम। तो अपने को बताना है कि अनुक्रम भी अभिसारी हो, है ना। तो यहाँ अपन ने मान लिया दूरी समिश्र एक्स डी में एक्स एन कोशी अनुक्रम तथा इसका उपानुक्रम एक्स एन के क्या है, अभिसारी उपानुक्रम है ना, कोशी अभिसारी उपानुक्रम। तो ये अनुक्रम कोशी अनुक्रम है और इसका ये जो उपानुक्रम है ये अभिसारी है। इसका मतलब है इसकी कोई सीमा है। अतः अपन ने मान लिया कि इसका x जो है एक्स एन के की सीमा है, ये मान लिया कि इसकी सीमा। कोई भी अभिसारी उपानुक्रम है, इसका मतलब उसकी कोई सीमा होगी। तो एक्स एन की इसका मतलब लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन के इज इक्वल टू x। इसका मतलब लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन के इज इक्वल टू x। तो ये अभिसारी अपन ने एक थ्योरम की थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोशी अनुक्रम होती है। तो अपन ने बताया प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, ये थ्योरम की थी अपन ने, अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोशी अनुक्रम होती है। तो इसका मतलब ये अभिसारी है तो ये भी कोशी अनुक्रम होगी। इसका मतलब ये कहता है एक्स एन के कोशी अनुक्रम एक्स एन के कोशी अनुक्रम। तो ये कोशी अनुक्रम, तो कोशी अनुक्रम है तो इसकी डेफिनेशन अपन लगा दें। तब एन के ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो के लिए डी एक्स एन के एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन जीरो ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो, एन और एन के ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो के लिए क्या हो गया, डी एक्स एन के एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। ये अभिसारी है, कोशी अनुक्रम अभिसारी है, इसकी ये डेफिनेशन है। अब क्योंकि जो इसमें क्या होता है, कोशी अनुक्रम में क्या होता है, उपानुक्रम में ये एक्स एन के उपानुक्रम, इसमें क्या होता है, एन के क्या है, प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है। प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है। तो अपन यहाँ पर अगर k टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पर, अगर यहाँ पर k टेंड्स टू इंफिनिटी लें, मतलब लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी डी एक्स एन के एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। अब तो k टेंड्स टू इंफिनिटी लिया है, ये तो ये इंफिनिटी तो n जीरो से वैसे ही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर n, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, एक बार यहाँ देखते हैं, k टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन के किसके बराबर हो गया, x के। तो ये जो एक्स एन के ये क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ ये हो जाएगा, इससे ये हो गया डी एक्स एन लिमिट, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी एस है। तो एक्स एन के क्या हो गया, x हो गया, एक्स एन के। तो ये n के तो इंफिनिटी हो गया, कि इंफिनिटी तो वैसे ही जीरो से बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू एन जी।
तो डी एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन और एन इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है एक्स एन एक्स को अभिसरित होती है। इसका मतलब जो अनुक्रम है वो एक्स को अभिसरित हो। तो यदि कोई कोशी अनुक्रम एक अभिसारी उपानुक्रम रखता है तो क्या होगा, वो अनुक्रम जो है वो क्या होगी, अभिसारी। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं अपन। यहाँ पे कुछ एक दो डेफिनेशन देखते हैं, जैसे पूर्ण दूरिक समिष्टि। पूर्ण दूरिक समिष्टि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है ना। तो इसमें क्या है, पूर्ण दूरिक समिष्टि है यदि एक्स डी दूरिक समिष्टि है, एक्स डी दूरिक समिष्टि में प्रत्येक कोशीय अनुक्रम एक्स की जो है एक्स की प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अभिसारी है। दूरिक समिष्टि में प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अगर अभिसारी है तो है पूर्ण दूरिक समिष्टि। अगर दूरिक समिष्टि में प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अगर अभिसारी होगी, जितनी कोशीय अनुक्रम सभी अभिसारी होंगे एक्स की, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण दूरिक समिष्टि कहलाएगी। सतत फलन कंटिन्यूअस फंक्शन सतत फलन कंटिन्यूअस फंक्शन के एक्स डी दूरिक समिष्टि में एक्स डी दूरिक समिष्टि में या एक्स डी तथा वाई डी डैश दूरिक समिष्टि एक्स डी और वाई डी दो दूरिक समिष्टि हैं, तब एफ कोई भी फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, तब कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई बिंदु ए बिलोंग्स टू एक्स पर सतत होगा यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 है कि एक्स डी और वाई डी डैश दो दूरिक समिष्टि हैं, तो एफ जो है एक्स से वाई में किसी बिंदु पर ए बिलोंग्स टू एक्स पर सतत होगा यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी क्या है, यदि ए बिलोंग्स टू एस डेल्टा एक्स है, तब एफ ए बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन एफ एक्स। मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक, ये एफ ए होता है, एफ ए इसका अवयव। या इसको यूं भी लिख सकते हो, डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए डी एक्स ए लेस देन डेल्टा एक्स, तब डी डैश एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, तो डी डैश एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। या ए बिलोंग्स टू एस डेल्टा एक्स है, तब एफ ए बिलोंग्स टू क्या होगा, एफ एप्सिलॉन एफ एक्स। एफ एक्स इसका जो है एस एप्सिलॉन इसका पॉइंट है, ये बिंदु है यहाँ पर, इसका जैसे इसका एक्स है इसका बिंदु, इसका एफ एक्स, इसका ए है, इसका एफ ए है। तो ये फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। तो अगर अपन किसी में सतत बताना है, सतत है तो क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू डेल एक्स, तो एफ ए बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन डे एफ एक्स हो जाएगा, तो वो सतत हो जाएगा। अगर कोई फलन
फलन अगर x पर सतत है तो वह x के सभी बिंदुओं पर सतत होगा। यदि x में सतत है तो वो क्या होगा, उसके सभी बिंदुओं पर सतत होगा। जैसे उसमें पढ़ते थे कंटिन्यूस का मतलब क्या है, किसी भी सेट में या इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मतलब उसके सभी बिंदुओं पर सतत हो, कंटिन्यूस। वैसे ही यहाँ पर ये यहाँ पर डिस्टेंस को यूज करते हुए अपन यूज करेंगे मेट्रिक स्पेस को। तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन। तो अपन इसमें यहाँ पे इसकी थ्योरम्स कुछ देखते हैं। दूरी समिश्र एक्स डी में मैं फलन एफ एक्स में फलन एफ एक्स से वाई में सतत होगा यदि वाई में प्रत्येक विवृत समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में विवृत हो। तो आप लोगों को बताना है एक्स डी और वाई डी डैश दो दूरी समिश्र हैं। तो एफ एक्स से वाई में सतत होगा यदि वाई का जो विवृत समुच्चय है उसका इनवर्स प्रतिलोम किसमें होगा, एक्स में विवृत होगा। जो अगर मान लीजिए जी वाई में विवृत है तो एफ इनवर्स जी किसमें होगा, एक्स में विवृत होगा, ओपन सेट होगा, है ना। ये अपने को यहाँ बताना है। तो वो उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल इफ एंड ओनली इफ, ये अपन इसमें देखेंगे। तो दो चीज पहले अपन बताएंगे, अपन मानेंगे कि एफ सतत है तो अपन बताएंगे कि वाई का जो विवृत समुच्चय है वो एफ उसका इनवर्स प्रतिलोम किसमें, एक्स में विवृत है। फिर अपन मानेंगे कि वाई का जो इनवर्स वो है प्रतिलोम विवृत समुच्चय है उसका इनवर्स प्रतिलोम एक्स में है, तो एफ क्या होगा, सतत होगा। दो चीज अपने को। तो पहले अपन ने यह मान लिया कि माना एफ एक्स से वाई में सतत है तथा जी वाई में विवृत है। अपन ने मान लिया कि सतत है ना, और जी वाई में विवृत है। तो सिद्ध क्या करना है कि एफ इनवर्स जी एक्स में सतत होगा। यहाँ सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स जी एक्स में सतत होगा। ये सिद्ध करना, सतत नहीं विवृत होगा। यहाँ पर एफ इनवर्स जी विवृत। तो विवृत में क्या है, उसके किसी बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान होना चाहिए, तो विवृत समुच्चय है ना। और अपन ने बताया था फाई और एक्स जो है वो क्या होता है, विवृत भी होते हैं और समवृत भी होते हैं। तो पहला तो अगर यदि आपके पास यदि एफ इनवर्स जी इक्वल टू फाई मीन्स रिक्त है, एम्प्टी है, तब तो ये क्या होगा, विवृत ही होगा। प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होता है, विवृत समुच्चय होता है। समवृत भी होता है, एक्स भी होता है ना। तो एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू फाई, तब एफ इनवर्स जी एक्स में विवृत होगा। तब तो विवृत ही तो कुछ कर लेंगे हम। और यदि आपके पास यदि एफ इनवर्स जी नॉट इक्वल टू फाई, फाई नहीं आपके पास, तब तो कम से कम एक अवयव तो इसमें होगा। तब मान लिया अपन एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी।
तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी। और जी किस में है, जी वाई में विवृत है, जी वाई में विवृत है ना, जी वाई में विवृत है। एफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ये इसका अवयव है। तो विवृत की क्या डेफिनेशन होती है, इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान होना चाहिए, है ना, तब इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब तब आपके पास एस एप्सिलॉन एफ एक्स सबसेट ऑफ जी, मतलब इसको किया गया, इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक। विवृत गोलक क्या हो गया, एस एप्सिलॉन एफ एक्स किसमें होना चाहिए, जी में, सबसेट ऑफ जी। इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें है। अब अपन को दिया हुआ कि अपन ने क्या माना है कि एफ एक्स से वाई में सतत है। अपन ने ये माना है कि एफ एक्स से वाई में सतत है। एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, सतत की डेफिनेशन फिर अपन लगा दें, सतत है तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू एस डेल्टा एक्स, तो एफ ए बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन एफ एक्स। ये सतत की डेफिनेशन, अगर एफ एक्स से वाई में सतत है तो ए बिलोंग्स टू एस डेल्टा एक्स है तो एफ ए बिलोंग्स टू क्या है, एस एप्सिलॉन एफ एक्स हो जाएगा। तो यहां देखो आप इसमें एस एप्सिलॉन एफ एक्स, एस एप्सिलॉन एफ एक्स क्या है, सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब ये क्या हो गया, एस एप्सिलॉन एफ एक्स तो क्या है, सबसेट ऑफ जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी। एफ इनवर्स जी क्या है, जब एफ इनवर्स जी ये सिद्ध करना है कि एक्स में विवृत है। विवृत क्या होता है, उसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान। ए बिलोंग्स टू देखो एस डेल्टा एक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके और एस बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब इसके सारे अवयव इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि एस डेल्टा एक्स सबसेट ऑफ एफ इनवर्स। ए बिलोंग्स टू डेल्टा एक्स, ए बिलोंग्स टू, इसके सारे अवयव इसमें हो गए, जो इसके अवयव है वो इसमें विद्यमान है। इसका मतलब ये इसका सबसेट एस डेल्टा एक्स सबसेट ऑफ ये। अब डेल्टा एस डेल्टा एक्स क्या है, एस डेल्टा एक्स क्या है, एक्स को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक। और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, एक्स इसका अवयव है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स जी के अवयवों को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान है। इसका मतलब एफ इनवर्स जी क्या हो गया, विवृत समुच्चय। इसका मतलब है ना, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, एक्स को केंद्र मानकर इसके अवयवों को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इनवर्स जी एक्स में विवृत है, एफ इनवर्स जी एक्स में। तो एफ क्या था, सतत था एक्स के वाई में, तो एफ, तो अपन ने माना था कि जी वाई में अगर विवृत है तो एफ इनवर्स जी एक्स में विवृत होगा। ये अपन आगे भी थ्योरम यूज करेंगे समृद्ध के लिए, इसको थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे अपन। अब विवृत तो उल्टा देखते हैं, यहाँ इसका विलोम देखते हैं, विलोम देखते हैं। तो अपन ने यह मान लिया कि माना वाई में प्रत्येक विवृत समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब एक्स में विवृत है, वाई में कोई भी विवृत समुच्चय उसका इनवर्स जो है प्रतिबिंब क्या है, किसमें, एक्स में, यहाँ पे विवृत है। तब सिद्ध क्या करना है अपने को, विवृत है तो सिद्ध करना है अपने को एफ
x से y में सतत है। ये सिद्ध करना है, a बिलोंग्स टू s डेल x, देन fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब अर्थात a बिलोंग्स टू s डेल x, तो fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx, ये सिद्ध करना है। तो यहां पर ने माना अगर अपन ने, तो यहां पर विवृत समुच्चय, ये अपन कोई भी विवृत गोलक मान लिया अपन ने, विवृत गोलक को ये है s एप्सिलॉन fx, ये मान लिया कि माना y में विवृत, ये विवृत गोलक y में विवृत है। प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है, तो y में है ये आपके पास। तब क्या है, देखो y में प्रत्येक विवृत समुच्चय का प्रतिबिंब x में विवृत है, तब f इनवर्स s एप्सिलॉन fx क्या होगा, x में विवृत है। इससे अपन ने ये माना है, अगर ये y में विवृत है तो ये x में विवृत होगा। और यहाँ अपन ने मान लिया कि माना x बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, x बिलोंग्स टू क्या है, f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, क्योंकि fx बिलोंग्स टू क्या है, s एप्सिलॉन fx। fx इसका अवयव है, ये अवयव है आपके पास, fx बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, f इनवर्स s, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, x बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, ये अपन ने यहाँ मान लिया। s एप्सिलॉन fx y में विवृत है, और ये अपने यहाँ पर इस, तो ये क्या हो गया, f इनवर्स f एप्सिलॉन fx क्या है, इसमें x में विवृत है, ये अपन ने यहाँ ये मान लिया। अब अपन इसमें अपने को क्या बताना है, ये प्रूव करना है, a बिलोंग्स टू s डेल्टा x है, तब ये हो जाएगा। अब क्या है, देखो इससे s डेल्टा x सबसेट ऑफ f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, क्योंकि ये क्या है, देखो x में विवृत है, और विवृत का क्या होता है, उसके केंद्र को उसको मतलब उसके किसी बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो ये क्या है, x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ये है, और x क्या है, x इसका अवयव है, x इसका अवयव है, किसमें विद्यमान है, इसमें, तो ये क्या है, विवृत है। इसका मतलब x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान होगा। x को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक क्या है, s डेल्टा x, ये किसमें विद्यमान है, इसमें। तो अगर अपन यहाँ लेते हैं, अगर a बिलोंग्स टू s डेल्टा x है, अगर a इसका अवयव है तो a इसका भी अवयव होगा, तब क्या होगा, a बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx, ये हो जाएगा fx। तो इससे क्या हो जाएगा, fa क्या हो जाएगा, fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx। तो अपने मतलब क्या करना था, a बिलोंग्स टू s डेल्टा x, तो fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx, a बिलोंग्स टू s डेल्टा x, fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन, इसका मतलब f x से y में सतत है। तो अगर y में किसी भी विवृत समुच्चय का इनवर्स प्रतिलोम जो है, प्रतिबिंब जो है, इमेज जो इनवर्स इमेज है वो x में है, अगर विवृत है तो क्या होगा, सतत फलन होगा। इसी तरह अपन उसके लिए भी कर सकते हैं,
समृद्ध के लिए ध्रुविक सदिश f x से y में सतत होगा यदि और केवल यदि y में प्रत्येक समृद्ध समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में समृद्ध है। मतलब जैसे अपन ने विवृत का किया वैसे ही इसका भी कर सकते हैं। अपन विवृत वाली डेफिनेशन यहाँ यूज करेंगे। जैसे मान लिया अपन ने माना f x से y में सतत है तथा h y में समृद्ध है। h y में समृद्ध है। सिद्ध क्या करना है? f इनवर्स h किस में समृद्ध होगा? x में। यहां सिद्ध करना है अपने को। f इनवर्स h x में समृद्ध है, ये सिद्ध करना है। तो अपन कैसे सिद्ध करें? देखो h y में समृद्ध है, अपन ने क्या माना? h y में समृद्ध है। h y में समृद्ध तो क्या हो जाएगा? h डैश क्या हो जाएगा? h डैश क्या होगा? x में h डैश क्या हो जाएगा? देखो अगर x समृद्ध है तो h डैश क्या होगा? विपरीत। h डैश क्या है? y में विपरीत। और अभी अपन ने थ्योरम की पीछे वाली, यदि फलन f x से y में सतत है तो प्रत्येक विवृत समुच्चय का इनवर्स प्रतिबिंब y का अगर विवृत समुच्चय है तो उसका इनवर्स किसमें होगा? x में विवृत होगा। इससे तो अगर h डैश y में विवृत है तो f इनवर्स h डैश किसमें होगा? x में। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो f इनवर्स h का होल डैश x में विवृत, x में विवृत, f इनवर्स h का होल डैश x में विवृत। अगर h डैश देखो आपके पास h y में समृद्ध है तो h डैश क्या हो गया? विवृत हो गया। तो अगर ये इसको एक मान लो h डैश विवृत है तो इसका ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स h क्या हो जाएगा? तो f इनवर्स h क्या हो गया? x में समृद्ध। तो अपने को यही सिद्ध करना था, f इनवर्स h x में समृद्ध। अब यहाँ इसका उल्टा लेके चलेंगे। विलोम के लिए अपन ने यहाँ मान लेंगे, माना y में समृद्ध समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में समृद्ध है। y में कोई समृद्ध समुच्चय, उसका इनवर्स इमेज क्या है? x में समृद्ध है। सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है f x से y में सतत है। मतलब अगर x y में कोई विपरीत है उसका इनवर्स प्रतिबिंब किसमें होगा? x में विपरीत होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना g y में विपरीत है तो f इनवर्स g किसमें होना चाहिए? x में विपरीत होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। तो g y में विपरीत है तो g डैश जो है क्या होगा? y में समृद्ध है, g डैश समृद्ध हो जाएगा। अब देखो y में जो समृद्ध समुच्चय है उसका इनवर्स प्रतिबिंब किसमें? x में समृद्ध है। इसका मतलब f इनवर्स g डैश y में
एक्स में समृद्ध, एफ इनवर्स जी डैश किस में हो गया, एक्स में समृद्ध। इसको कैसे लिख दिया, एफ इनवर्स जी का होल डैश एक्स में समृद्ध, ये एक्स में समृद्ध हो गया। तो और क्या हो गया, इससे क्या आ गया, एफ इनवर्स जी एक्स में विवृत है, एक्स में विवृत हो। तो देखो जी वाई में विवृत था, एफ इनवर्स जी किस में आ गया, एक्स में विवृत है। तो पीछे वाले थ्योरम से क्या हो गया, एफ एक्स से वाई में सतत है। तो ये दोनों के लिए ही है, सतत अगर विवृत के लिए भी और सतत के लिए, दोनों के लिए लागू होती है। तो विवृत वाली के अपन ने थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है। सतत अगर ए समृद्ध है तो ए डैश का होता है विवृत।